जब मुझे इस विषय पर बोलने के लिए कहा गया तो मुझे आलोक धनवा की वो पंक्ति याद आई बर्फ की रात की, कि मैं भी भारत में जन्म लेने का कोई मतलब पाना चाहता हूँ। मैं भी भारत में जन्म लेने का कोई मतलब पाना चाहता हूँ। हालांकि वो भारत भी नहीं रहा जिसमें मैंने जन्म लिया। और एक वस्तु स्थिति का वर्णन करते हुए आलोक धनवा ने लिखा, और उसके बाद आप सबकी जो उपस्थिति है, ये जो सक्रियता है, ये जो उत्साह है, इसको देख करके ऐसे लगता है कि तुम हो तो ये घर लगता है, तुम हो तो ये घर लगता है, वरना इसमें डर लगता है। तो दोस्तों, जिस समय से हम सब गुजर रहे हैं, आज़ादी के बाद एक मुश्किल दौर का जो समय है, इमरजेंसी इस देश में लगी, मोहभंग इस देश में हुआ, आज़ादी के सपने इसमें टूटे, लेकिन जो सबसे कड़ा वक्त आया वो मौजूदा समय आप उसको कह सकते हैं। इस दौर से हमारी जद्दोजहद है, और साहित्य का जो सब्र होता है वो प्रतिरोध का ही सब्र होता है, और साहित्यकार की हमेशा जो पोजीशन रही है वो प्रतिरोध की रही है, और सत्ता उसको हजम करना चाहती है, लेकिन वो हजम होता नहीं है। एक बार विनोबा भावे ने ये प्रश्न किया था कि तुलसी के जमाने में अकबर हुए या अकबर के जमाने में तुलसी हुए, और फिर निष्कर्ष देते हुए कहा कि नहीं, तुलसी बाबा के जमाने में अकबर हुए। ये बात उन्होंने कही क्योंकि साहित्यकार मनुष्यता का कांक्षी है, संस्कृति का शिल्पी है, और बचेगा वही समय की दौड़ में जो मनुष्यता के रास्ते पर चलेगा, मनुष्यता के रास्ते पर जाएगा। बेशक वो उस समय हारता हुआ दिखाई दे, लेकिन आने वाले समय में जरूर आपको जीतता हुआ दिखाई देगा। मृणाल सेन की फिल्म है कलकत्ता 71, उसमें एक सीन है और संवाद ये है कि मुझे पता है कि मेरी हत्या किसने की है, मुझे पता है कि मेरी हत्या किसने की है, लेकिन उसका नाम मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। उस नाम को जानने के लिए तुम्हें खुद मरना पड़ेगा। ये इस तरह का समय है, और इसी कारण आचार्य शुक्ल जो साहित्यकार हैं उनको कहते थे कि ये तो किसी देश की स्वरूप निर्मिति को कोई कर सकता है तो केवल साहित्य और कलाओं के व्यक्ति ही कर सकते हैं, रचनाकार ही कर सकते हैं। आप तकनीक और विकास से कितना ही विकास आप कर लीजिए, वो धराशायी हो जाएगा यदि वो विकास आपकी संस्कृति में नहीं गया है, आपकी साहित्य और कलाओं तक के लिए वो विकास पहुंचा नहीं। ये बात आचार्य शुक्ल बड़े जोर देकर अंतिम समय तक कहते रहे। तो साथियों, जब जब हम इस समय की बात करते हैं, इस समय को रेखांकित हमने करना है, इसकी आलोचना हमने करनी है, तो आज शंभुनाथ की पुस्तक है संस्कृति की उत्तर कथा, संस्कृति की उत्तर कथा, ये पुस्तक का नाम है। और उसमें बड़े शानदार ढंग से एक बात वो कहते हैं कि साहित्यकार को 3 काम करने पड़ते हैं। एक होता है यथार्थ का वस्तु प्रचित्रण, एक होता है समाज का मूल्य प्रचित्रण, और एक है सौंदर्य का सृजनात्मक चित्रण। जब हम तीनों चीज एक साथ करते हैं तब जाकर के हम अपने यथार्थ को ठीक ढंग से पकड़ पाते हैं। और मुक्ति बोध ने इसी बात को इस ढंग से कहा कि धीरे धीरे हमें अपनी स्थानीय चेतना को विश्व बोध में रूपांतरित करना पड़ता है, क्योंकि ये जो जगत गति है वो पूंजी से संचालित है, मूल्यों से संचालित अभी तक नहीं है। जब तक मूल्यों से ये जगत गति संचालित नहीं होगी तब तक एक साहित्यकार की कलम रुकेगी नहीं, वो चलती चलेगी। तो इस तरह से जब हम किसी घटना का चित्रण करते हैं, और घटना का चित्रण करते करते साहित्यकार को एक तो अपने टूल को विकसित करना पड़ता है, और दूसरा ज्ञान को पकड़ना पड़ता है। और टूल को विकसित करने के लिए एक बार नामवर सिंह ने एक बड़ी शानदार बात बताई कि प्रथम रश्मि पंत की कविता है। ऐसा तो है नहीं कि पंत ने से पहले किसी ने उषा काल देखा ही नहीं।
जब उसमें पहली पंक्ति है कि प्रथम रश्मि का नारंगी तूने कैसे पहचाना, ये जो पंक्ति है, हाँ, पंत ने जिस कौतूहल के साथ, जिस विस्मय के साथ, जिस जिज्ञासा और नवीनता के साथ उस उषा काल का चित्रण किया है, वो उसको क्या बना रहा है, रचना बना रहा है। यथार्थ को रचना में किस तरह से तब्दील किया जाता है, वो एक आपका रचनात्मक अनुभव है, केवल सत्य का ज्यों का त्यों चित्रण नहीं है। तो जब इस तरह से हम पकड़ते हैं, और सत्य भी कितना बहुस्तरीय है, कोई एक पक्ष का नहीं। एक रमाकांत अग्निहोत्री है, उनकी एक कहानी है चैंपियन। चैंपियन में क्या है कि लड़का है स्कूल में और उनकी दौड़ लगती है, और जो मास्टर जी हैं वो एक एमएलए के लड़के को जिताना चाहते हैं। और उस लड़के का वर्णन वो करते हैं कि इसकी जो टांगे हैं वो बटी हुई रस्सी के समान है, हाफ पैंट उसने पहनी हुई है, पाँव में उसके जूते नहीं है दौड़ने के, लेकिन वो लड़का तमाम उसको हराने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो फर्स्ट आता है। मांझी लाल उसका नाम है। पत्रकार जो उससे सवाल पूछते हैं कि आपके गांव में तो कोई स्टेडियम भी नहीं है, ये आप कैसे फर्स्ट आ गए, प्रैक्टिस कैसे करते हैं? वो कहता है कि चैंपियन मैं नहीं हूं, चैंपियन तो मंगलू है जो मेरे साथ खेतों में दौड़ता है, वो तो पगडंडी में मेरे से और भी 10 हाथ आगे दौड़ता है। तो रचनाकार इस तरह से सत्य को पकड़ता है कि सत्य वो नहीं है जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, वो तो कहीं और गहरे छुपा हुआ है, उसकी वो बार बार क्या करता है, तलाश करता है। और मानव के अंदर उसकी बहुत ज्यादा आस्था होती है। यदि मानवीय शक्ति के अंदर उसकी आस्था नहीं है, चाहे उसमें देवी शक्ति भी क्यों ना आती हो, फिर भी वो साहित्यकार नहीं है। एक संजीव की कहानी है, यानी बाज के ऊपर चिड़िया की सवारी, ये कहानी है। उसमें बाज चिड़िया को कहता है कि मैंने तुझे खाना है, और शर्त रख देता है कि तू बच सकती है, कैसे, यदि तुम उससे ऊपर उड़ करके दिखाए। चिड़िया कहती मर तो गई, मृत्यु तय है ही। वो क्या करती है, पूरी शक्ति लगा करके बाज के ऊपर बैठ जाती है। ये जो पूरी शक्ति, ये कोई बाज और चिड़िया कोई पक्षी नहीं है, ये मनुष्यों की कहानी है कि सत्ता किस तरह से या ताकतवर व्यक्ति किस तरह से आम व्यक्ति को कुचलना चाहते हैं। और आम व्यक्ति के अंदर भी कितनी होती है, आस्था होती है, शक्ति होती है। जब उसकी शक्ति संकित हो जाती है तो वो भी क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। तो साहित्य हमेशा ही एक प्रतिरोध की आवाज होता है, उसका सरोकार जो है वो प्रतिरोध में ही निखरता है। और तभी वो क्या कर सकता है, एक तरफ को उन्माद में तब्दील होने से बचा सकता है, तभी वो साहित्य को मनोरंजन में जाने से बचा सकता है। नहीं तो आप देखिए कि वर्तमान सभ्यता पर जब आप अपनी कलम चलाते हैं और ये कहा जाता है कि आपके आविष्कार ने मनुष्य को सभ्य बनाया, और सभ्य व्यक्ति तब हुआ जब उसने पहली बार भुना हुआ मांस खाया और उसकी स्वाद इंद्रियां विकसित हुई। और वहां से लेकर के आज तक जब पूरे हाईवे के ऊपर हम देखते हैं कि किस तरह से होटलों की चेन जो है खुली हुई है, रात और दिन एक पीढ़ी जो है निरंतर खाने में क्या है, लीन है। और इसको जो आप जैसे व्यक्ति हैं, समझदार लोग हैं, रचनाकार कहते हैं, तो भुक्कड़ जो है ना पीढ़ी पैदा हो गई है, या कामुक पीढ़ी पैदा हो गई है, जो लगातार मनुष्य के तर्क और विवेक पर क्या कर रही है, हमला कर रही है। तर्क और विवेक पर हमला ही क्या करता है फिर, चाहे वो उसको अध्यात्मवाद के क्षेत्र में नारे लगवाता हो, चाहे पुनरुत्थानवाद के क्षेत्र में नारे लगवाता हो, या उपभोक्ता के पक्ष में नारे लगवाता हो, वो समाज के लिए क्या है, घातक है। मनुष्य यहाँ तक पहुंचा है, अपने तर्क और विवेक के आधार पर उसने इतनी लंबी यात्रा की है, इस दुनिया की खूबसूरती को उसने रचा है। उससे दुनिया को बेहतर बनाने में, शानदार बनाने में जो साहित्य का योगदान है, उसको किसी भी ढंग से हम भुला नहीं सकते हैं। तभी तो कुमार अंगज ने एक बार कहा था कि सबसे अच्छी कविता सबसे बुरे दिनों में पहचानी जाएगी, और देखते देखते वो आग में तब्दील हो जाएगी। वो आग में जो तब्दील हो रही है वो मनुष्यता को बचा रही है, वो उन बुरी चीजों को जला करके राख कर रही है जो हमारे समाज में किसी भी ढंग से वो एक प्रकार से सत्ता में आ गए हैं, या फिर ये कि उन्होंने केंद्रीय शक्ति प्राप्त कर ली है। और आप याद कीजिए मुक्तिबोध को, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रात को मंत्रणा होती है,
उस रात के जुलूस में शामिल हैं, पत्रकार हैं, अध्यापक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उद्योगपति हैं, अफसर हैं, पुलिस है, और उन सब का जो नेतृत्व कौन कर रहा है? डूमा जी उस्ताद है, डाकू कर रहा है। जो शक्तियां रात को दिखाई पड़ती थी, आज वो शक्तियां दिन में जुलूस निकाल रही हैं। हो सकता है विजय लक्ष्मी के पूर्व संध्या पर आपको जुलूस दिखाई पड़े कि ये एक साहित्यकार की शक्ति है कि उसने तो ये बात लगभग 1956 और 57 के आसपास लिख दी। हो सकता है अंधेरे को कई बार लिखते रहे, शायद बाद में भी लिखी हो, लेकिन ये समय 1960 के आसपास का समय है कि किस तरह से एक रचनाकार आने वाली चीजों को बहुत सटीक ढंग से पहचान लेता है और उसकी शिनाख्त वो किससे कराता है? जनता को बताता है कि आपके पक्ष में कौन खड़ा है। और ये भी कहते हैं कि साहित्यकार को अपनी उस जनशक्ति को भी पकड़ लेना चाहिए कि उस जनशक्ति पर भी विश्वास करना चाहिए जो जनशक्ति उसके पक्ष में खड़ी है, जो उसकी हिमायती है। नहीं तो बिना जनशक्ति के कई बार साहित्यकार टूट भी जाता है। उसकी भी उतनी ही जरूरत है कि हम किस तरह से मिलकर के संगठित होकर के इस जो बर्बर समय है इसका मुकाबला हम इस तरह से करें। हम अपनी परंपरा से क्या ग्रहण करें, नहीं तो जो खतरा है वो किस पर है? हमारी ऐतिहासिक स्मृतियों पर है, और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसका एक घटक है। और ये क्षेत्र हमने फांसीवादी ताकतों के लिए खुला छोड़ दिया है। यदि इस क्षेत्र को हमने छोड़ दिया तो आप ये देखिए ये बहुत बड़ी जो हाथ जो है वो साहित्यिक कर्मियों की हो सकती है। उनका जो सबसे बड़ा जो सरोकार है कि अपनी जो ऐतिहासिक स्मृतियां हैं उसको किस तरह से हम अगली पीढ़ी को दें, उसका हम किस तरह से सार्थक इस्तेमाल करें। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया कृष्ण भाई। जो हड्डी आपने खींची है, जो रचना की है, वो निश्चित ही आज के दौर में लेखक के सरोकार क्या हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको अभिव्यक्त किया है। और दोस्तों, बहुत लंबा सफर है दोस्तों गौतम से गांधी तक। बहुत लंबा सफर है दोस्तों गौतम से गांधी तक। अहिंसा में हमारी आस्था सदियों पुरानी है। विरासत सूर तुलसी की, नफासत मीर गालिब की, मेरे एहसास में बहता हुआ गंगा का पानी है। ये जो गंगा जमनी तहजीब को आज कुछ झकझोरने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में दोस्तों लेखक के सरोकार निश्चित तौर पर बहुत गहरे भी होते हैं और उसकी विचारशीलता जो है वो और अधिक आक्रोशित भी होती है। और इन्हीं सब पे चिंतन और मंथन करने के लिए आज हम यहाँ हैं।